अभी जो हमारा टॉपिक है वो है कस्टम हेल्पर। क्या है? कस्टम हेल्पर। कस्टम हेल्पर से पहले हेल्पर हम लोग देखें। हेल्पर क्या होता है? हेल्पर प्री डिफाइंड क्लास एंड फंक्शन होता है जो ASP.NET MVC आपको प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से आप बहुत सारा कंट्रोल्स बिना HTML का कोड लिखे वो हेल्पर के मदद से क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। जिसमें हम लोग देखें अलग अलग तरह का हेल्पर। पहला था हमारा स्टैंडर्ड हेल्पर, फिर क्या था हमारा स्ट्रांगली बाइंड हेल्पर था। उसके बाद अभी हम लोग क्या देखेंगे? कस्टम हेल्पर। कस्टम हेल्पर किस लिए यूज करते हैं? एक्चुअली जो हमारे पास स्टैंडर्ड हेल्पर है या बाकी हेल्पर है, वो कुछ कुछ कंट्रोल, जैसे वाले स्टैंडर्ड हेल्पर में हम लोग क्या मिलता है? टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं, उसके लिए क्लास दिया हुआ है, फिर लेबल के लिए दिया हुआ है, फिर तुम्हारा चेक बॉक्स के लिए दिया, रेडियो बटन के लिए दिया हुआ। लेकिन बहुत सारा ऐसा HTML कंपोनेंट है जिसके लिए हेल्पर क्लास बनाया हुआ नहीं है। तो वैसा अगर आपको बहुत सारे प्रोग्राम में कोई ऐसा मान लो कि एक एग्जांपल देते हैं कि इमेज के लिए नहीं है, बटन के लिए कोई हेल्पर क्लास नहीं है, तो अब मान लो हर प्रोग्राम के अंदर जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या जनरेट करना है? आपको बटन बनाना है, आपको इमेज ऐड करना, तो उसके लिए तो फिर आपको HTML टैग लिखना पड़ेगा। तो आप चाहें तो अपने प्रोग्राम के अंदर खुद से भी हेल्पर क्लास बना सकते हैं, जो क्या करेगा? वो बटन बना के दे देगा या इमेज बना के दे देगा। तो आप जो खुद से हेल्पर क्लास बनाते हैं, जो बना बनाया मिला हो तो स्टैंडर्ड हो गया, टेम्पलेटेड हो गया या स्ट्रांग हो गया, लेकिन आप जो खुद से बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कस्टम हेल्पर। खुद से कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या करेंगे? क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहां पे MVC टेम्पलेट लेके नेक्स्ट करते हैं। यहां पे देते हैं CUST कस्ट, और कुछ भी नाम देते हैं हेल्पर। उसके बाद यहां पे क्या करेंगे? नेक्स्ट। और क्रिएट। जैसे क्रिएट करोगे तो बेसिक तुम्हारा प्रोग्राम बन जाता है। एक तुम्हारा होम कंट्रोलर जनरेट हो जाता है, उसके अंदर कुछ व्यूज वगैरह क्रिएट हो जाता है। अभी उसमें बाद में जाएंगे। हम लोग पहले अपना कस्टम हेल्पर बनाएंगे। कस्टम हेल्पर कैसे बनाते हैं? कस्टम हेल्पर बनाने के लिए आपको एक क्लास बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? क्लास। और उसके अंदर एक स्टैटिक फंक्शन बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्टैटिक फंक्शन। दिखाते हैं कैसे होगा। कुछ ज्यादा ही स्लो काम नहीं कर रहा है। चलो, ये हमारा बन गया। यहां पे देखोगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके प्रोजेक्ट बन गया होगा। अब हमको क्या करना है? कस्टम हेल्पर बनाना। कस्टम हेल्पर बनाने के लिए हम लोग सीधा क्या करेंगे? यहां पे जो तुम्हारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, प्रोजेक्ट नेम है, उस पर राइट क्लिक करेंगे और एक क्लास ऐड करेंगे। क्या करेंगे? क्लास। क्योंकि हेल्पर जो होता है वो क्या होता है? क्लास ही होता है। आप ऐड यूज करते हैं ना @HTML, तो @HTML जो HTML वो क्लास है, और डॉट एक्शन लिंक रेडियो बटन वो क्या है? फंक्शन है। तो यहां पे क्लास ऐड करेंगे। क्लास ऐड करने के लिए कहां जाएंगे? ऐड, और यहां क्या करेंगे? न्यू आइटम या सीधा क्लास ले लेंगे। अब इसका तुमको नाम क्या देना है? ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं माई हेल्पर। क्या देते हैं? माई हेल्पर। और यहां ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करोगे क्लास बन जाएगा। ठीक है, जो कहां ने कौन से नेम स्पेस में है? कस्ट हेल्पर में है। आपको कुछ पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे यूजिंग सिस्टम और यूजिंग सिस्टम डॉट वेब। यूजिंग सिस्टम और यूजिंग सिस्टम डॉट वेब। उसके बाद अगला काम जो होगा वो क्या करना होगा?
अगला काम होगा, यहां पे सेमीकोलन छूट गया, एक फंक्शन बनाना। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, पब्लिक लिखते हैं। इसका रिटर्न टाइप जो भी एचटीएमएल होता है उसका होता है एचटीएमएल स्ट्रिंग। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, एचटीएमएल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं होगा, एचटीएमएल स्ट्रिंग होगा। उसके बाद जिस नाम से तुमको हेल्पर मेथड बनाना वो बना देंगे। हम लोग बना देते हैं बटन। क्या बना दिए, बटन। अब बटन में तुम क्या पास करना चाहते हो, हम चाहते हैं कि जब भी बटन बनाएंगे उसमें दो चीज पास करेंगे। एक टाइप, क्योंकि टाइप इक्वल्स टू बटन भी हो सकता है, टाइप इक्वल्स टू सबमिट भी हो सकता है, टाइप इक्वल्स टू रीसेट भी हो सकता है। तो एक स्ट्रिंग टाइप का क्या पास कर देते हैं, टाइप। और दूसरा उसका वैल्यू, उसमें क्या लिखा हुआ आएगा। एक चीज और है कि जो फंक्शन बनता है वो स्टैटिक बनता है। स्टैटिक क्यों बनता है, ताकि वो क्लास नेम के साथ कॉल हो पाए। बता देंगे स्टैटिक देने से क्या होगा। तो यहां पे हमारा हो गया पब्लिक स्टैटिक एचटीएमएल स्ट्रिंग और यहां बटन। अब कभी भी रिटर्न टाइप में यहां पे कुछ दिया हुआ वॉइड छोड़कर, तो यहां से रिटर्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिटर्न। ठीक है, क्योंकि यहां एचटीएमएल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो एचटीएमएल स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और यहां पे देना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ये क्या करेगा बताते हैं। और इसके अंदर एक स्ट्रिंग देना पड़ेगा। क्या स्ट्रिंग देंगे, तो पहले देंगे यहां पे डबल कोट्स में क्या बनना चाहिए, टाइप, सॉरी इनपुट। टाइप इक्वल्स टू, यहां एक प्लेस होल्डर देना पड़ेगा सिंगल कोट्स में। किसमें, सिंगल कोट्स में। यहां देंगे 0। ये 0 में क्या आएगा अभी बताते हैं। दूसरा हमको क्या देना, वैल्यू। वैल्यू इक्वल्स टू यहां क्या दे देंगे, 1। ये भी सिंगल कोट्स में होगा। उसके बाद इनपुट क्या है तुम्हारा, एम्प्टी टैग है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या बोले कि रिटर्न क्या करेगा, ये चीज रिटर्न करेगा। लेकिन यहां पे टाइप इक्वल्स टू या तो यहां सबमिट आना चाहिए, या रिसेट आना चाहिए, या बटन आना चाहिए। वैल्यू में जो भी तुम दिखाना चाहते हो यहां आना चाहिए। लेकिन यहां तो 0 1 लिखा हुआ। 0 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो फॉर्मेट है ये क्या करेगा, इसको फॉर्मेट करके भेजेगा। और इसमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ डाल के भेजेगा। डाल के क्या भेजेगा, तो हम लोग टाइप को कहां ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं ना। वहां से जो पास किया जाएगा कि यहां कॉपी होगा। तो यहां पहला पैरामीटर टाइप देंगे, तो पहला जो पैरामीटर होता है वो 0 पोजीशन पे होता है। क्या होता है, तो इसमें जो भी वैल्यू आएगा, यहां पे जो वैल्यू आएगा वो हम यहां पास कर दे। ये वाला कहां चला जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा। तो वहां से अगर बटन में क्या लिखे, टाइप इक्वल्स टू बटन भेजे हैं, तो इसके जगह इसमें बटन स्टोर रहेगा, तो बटन यहां पे आ जाएगा। अगर वहां से सबमिट भेजे हैं तो इसमें वहां से भेजेंगे तो यहां स्टोर होगा, यहां पे हम पास करेंगे तो यहां सबमिट आ जाएगा। रीसेट भेजे हैं तो रीसेट आ जाएगा। और दूसरा क्या होता है, वैल्यू। तो यहां दे दिए वैल्यू। वैल्यू ये सेकंड नंबर पे, तो 0 से शुरू होता है 0। ये सेकंड वाला वेरिएबल कहां आ जाएगा, यहां पे। ऐसे अगर और भी रहता, 2 भी रहता कोई, तो यहां पे फिर तीसरा वेरिएबल पास करना पड़ता। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास एक हेल्पर क्लास हो गया जिसका नाम क्या है, माई हेल्पर। और उसके पास एक फंक्शन हो गया बटन। इसमें क्या होगा, जब भी इस फंक्शन को यूज किया जाएगा, दो पैरामीटर पास करेंगे, किस तरह का बटन बनाना चाहते हैं और उसमें क्या लिख के दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यहां पे दो पैरामीटर लेगा। एक लेगा टाइप, वहां पे पहला वैल्यू जब ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो फंक्शन में पैरामीटर पास करेंगे। तो पहला पास करेंगे वहां से या तो बटन, या तो सबमिट, या तो रीसेट, डबल कोट्स में। और दूसरा वैल्यू, वैल्यू में क्या होगा, जो बटन में लिखना चाहते हैं आप, क्लिक ऑन मी, ओके, सबमिट, ठीक है, जो भी चीज लिखना चाहते हैं वो यहां सेकंड पैरामीटर पास करेंगे, वो वैल्यू यहां आएगा। और यहां से क्या होगा, ये एचटीएमएल का टैग बन के रिटर्न हो जाएगा। और वहां पे एचटीएमएल टैग इंटरनली आ जाएगा और वो टैग क्या करेगा, बटन बना देगा। ये तो बोलने का बात हो गया, बनाए तो नहीं, चलो बनाते हैं। अभी हमारा हो गया कस्टम हेल्पर बना कैसे। तो कस्टम हेल्पर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एक क्लास बनाना पड़ा। क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड बनेगा जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, एचटीएमएल स्ट्रिंग। और रिटर्न करते समय एचटीएमएल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर स्ट्रिंग पास करेंगे फॉर्मेट करके। अब आते हैं हम लोग को इसको यूज कैसे करेंगे। यूज कहां करना है, तो हम लोग कोई भी व्यू में कर सकते हैं। फिलहाल इंडेक्स व्यू में ही करते हैं। कहां करते हैं, इंडेक्स व्यू। तो इंडेक्स व्यू जो होगा वो व्यू में जाएंगे, होम में जाएंगे, और कहां जाएंगे, इंडेक्स के अंदर। अब एक्चुअली ये जो क्लास है वो एक नेम स्पेस में, ध्यान से देखो, ये क्लास किस नेम स्पेस में है, ये क्लास कस्ट हेल्पर नाम का नेम स्पेस है। तो कोई भी नेम स्पेस का अगर आपको किसी क्लास को यूज करना पड़ता तो उसको यूज करना पड़ता। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, यहां पे आएंगे, पहले पुराना कोड जो है उसको मिटा देते हैं और यहां देते हैं @यूजिंग, और यहां क्या लिखेंगे, कस्ट हेल्पर। ठीक है, यूजिंग कस्ट हेल्पर, हम लोग उसको यूज कर लिए। अब कोई भी हेल्पर को यूज करने के लिए पहले क्या देना पड़ेगा, @हेल्पर क्लास का नाम क्या है, माई हेल्पर डॉट बटन। और यहां पे हम लोग क्या दे देंगे, पहला पैरामीटर क्या चाहिए, टाइप। फिलहाल देते हैं हम लोग सबमिट। और दूसरा यहां पे देते हैं सेव डेटा। क्या दे दिए, सेव डेटा। इससे देखते हैं कि बटन बनता है कि नहीं और उसमें क्या लिखा हुआ आता है और कौन सा बटन बनता है।
क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सेकंड पैरामीटर हमारा सेव डेटा, सेकंड पैरामीटर कहां जा रहा है, वैल्यू में, और वैल्यू वाला वैल्यू भी हम लोग कहां वैल्यू एट्रीब्यूट में पास किए हुए हैं। ठीक है, एक और बनाते हैं हम लोग। अच्छा, इसका राइट क्लिक करते हैं, व्यू सोर्स करते हैं, क्या करते हैं, व्यू सोर्स। व्यू सोर्स में देखो इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ, सबमिट। अब वैल्यू में वही आ रहा है जो सेकंड पैरामीटर पास किए। एक और बटन बनाते हैं हम लोग, इस बार टाइप इक्वल्स टू क्या देते हैं, रीसेट, क्या देते हैं, और यहां पे क्या लिख देते हैं, क्लियर, क्या लिख देते हैं, क्लियर। उसको दोबारा बंद करके रन कराना होगा, प्रोजेक्ट को बंद किए, दोबारा रन कराते हैं। आया, इसका देखो कोड हम लोग देखते हैं, व्यू सोर्स। इसमें देखो क्या है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, तो अलग अलग टाइप का बटन बन रहा है, जो कि बटन के लिए क्लास हमारे पास नहीं था। अब क्या एक हेल्पर क्लास में एक ही फंक्शन हो सकता है, नहीं, एक हेल्पर क्लास में हम बहुत सारा फंक्शन बना सकते हैं। जैसे मान लो कि इसमें एक क्या बना दिए थे, बटन के लिए, एक इमेज के लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है, इमेज के लिए। तो हम लोग इसी में एक और क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक, और यहां क्या देंगे, HTML स्ट्रिंग, और यहां क्या दे दिए, इमेज। ये क्या क्या चीज लेके आएगा, पहला लेके आएगा SRC, होता है ना, पाथ लेके आते हैं, तो पहला SRC ले लिए। दूसरा क्या लेके आएगा, अल्ट, फिलहाल अभी 2 कर रहे हैं, या फिलहाल SRC ही देते हैं, हम सिर्फ सोर्स दे देंगे और कुछ भी नहीं देंगे। इसमें एक और चीज अभी बताएंगे जिसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, क्या बोलते हैं। फिलहाल ये इमेज का नाम लेके आएगा और वही इमेज क्या करेगा, दिखा देगा, जो इमेज का नाम देंगे वही इमेज दिखा देगा। तो यहाँ पे क्या बोले, जब भी रिटर्न करो, रिटर्न न्यू HTML स्ट्रिंग, ये याद रखना होगा, यहाँ रिटर्न न्यू HTML स्ट्रिंग होगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, HTML स्ट्रिंग है। इसके अंदर भी बोले क्या लिखना होगा, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, पहले देंगे इन IMG, इमेज के लिए क्या होता है, IMG टैग होता है ना। SRC इक्वल्स टू, SRC का वैल्यू तो आएगा, दे दिए, और दूसरा कुछ भी नहीं दे रहे हम लोग, दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू दिए इसके अंदर, एक वैल्यू दिए, तो हमको एक ही पैरामीटर यहां कॉमा करके पास करना पड़ेगा। तो कॉमा करके इसका वैल्यू कहां से आएगा, SRC से। जो SRC में पास करोगे वो इमेज का SRC में यहां पे आ जाएगा और इमेज ऐड हो जाएगा। इसका हाइट विड्थ अभी आप सेट नहीं कर सकते, इसका अल्ट आप सेट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते कि नहीं, आप यूजर को ऑप्शन देना चाहते हैं कि सिर्फ SRC देके भी काम करा ले, या आप मन करे तो SRC और अल्ट दे दे, मन करे तो SRC अल्ट विड्थ हाइट दोनों दे दे, तो बताते हैं कि वो कैसे होगा। लेकिन फिलहाल सिंपल बनाया अभी हम। अब इसको यूज करना है कहां पे, यहां पे, चलो डिवीजन बना लेते हैं, और यहां क्या लिखेंगे, @माई हेल्पर डॉट, इस बार देखो इमेज भी आ गया यहां पे, इमेज, और इसमें क्या देना पड़ेगा, इमेज फाइल का नाम। तो हमको इमेज फाइल ऐड करना पड़ेगा पहले। तो हम लोग जनरली इमेज फाइल कहां ऐड करते हैं, www रूट के अंदर, राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहां क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग आइटम, कोई भी इमेज फाइल उठा लेते हैं हम लोग, नाम हो तो ऐसा चाहिए जो कि आसानी से वहां ऐड हो जाए। मान लो angular.png ले लेते हैं, ठीक है, ऐड आ गया यहां पे। अब यहां पे नाम देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डबल कोट्स में देंगे, डबल डॉट, बैकस्लैश, और इसमें हम लोग क्या दे देंगे, angular.png, एंगुलर का क्या है, ANGULAR, तो यहां देंगे ANGULAR, angular.png। तो angular.png दे दिए, देखते कि इमेज को ऐड करता है कि नहीं, या पाथ का कोई गड़बड़ होगा तो हमको पाथ सुधारना होगा। आ गया, नहीं तो अपने हिसाब से आ रहा है। हम लोग इसका विड्थ हाइट भी सेट करना चाहते हैं, या अल्ट, मान लो एंगुलर के जगह पे यहाँ पे कुछ नाम दूसरा दे देते हैं हम लोग, यहाँ नाम, जब भी बोले थे कि अगर इमेज लोड नहीं हो पाता है तो वहां पे बॉक्स बन जाता है, हम चाहते हैं कि नहीं वहां कुछ अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसके लिए तो हम लोग यहाँ कुछ बनाए नहीं है। तो चलो हम लोग अब अगला काम बताएंगे कि नहीं, एक ही हेल्पर का मल्टीपल फॉर्म बनाना चाहते हैं, यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं। देखो यहाँ तो कट कुट आ रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि वहां अल्ट टेक्स्ट भी दे पाते। कितना अच्छा था कि यहाँ पे लिख देते कि इमेज कुड नॉट लोडेड, तो वो वहां दिखता अगर इमेज नहीं लोड हो पा रहा तो। लेकिन इसको अभी हम लोग कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगा। क्यों,
क्योंकि जो फंक्शन बनाया है, फंक्शन बनाते समय हम लोग क्या बोले हैं कि वो एक पैरामीटर लेगा, और यहां कितना पैरामीटर ले रहा है, 2 पैरामीटर। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, याद होगा पॉलीमॉर्फिज्म पढ़े थे, फंक्शन ओवरलोडिंग, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे थे, जहां पे एक ही फंक्शन का, एक ही क्लास के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं अलग अलग पैरामीटर के साथ। जैसे एक तो हो गया कि एक पैरामीटर पास किए सिर्फ स्ट्रिंग, तो ये कॉल होगा। हम एक और ले लेते हैं, सेम इमेज ही बनाते हैं, लेकिन यहां पे क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग ALT क्या दे दिए, ALT, और इसमें क्या करेंगे, कोड चेंज कर देंगे कि यहां पे ALT इक्वल्स टू क्या दे देंगे, 1, क्या दे दिए, 1, और 1 के लिए वैल्यू कहां से आ जाएगा, ALT से आ जाएगा। कहां से आ जाएगा, ALT से। तो अब क्या होगा कि तुम एक पैरामीटर देके कॉल कराओगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर 2 पैरामीटर दोगे तो ये और ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखो अभी रन नहीं कर रहा था ना, एरर दे रहा था, अभी हम यहां पे देते हैं कॉमा, सेकंड स्ट्रिंग, देखो ये अब हमको बता भी रहा है कि इसमें 2 स्ट्रिंग वाला भी है, एक किस लिए, SRC के लिए, एक किसके लिए है, ऑल्ट के लिए, और एक जो देखते हैं पहला वाला में क्या है, सिर्फ SRC। तो बोलता है कि अब इमेज का 2 फंक्शन है, एक में एक स्ट्रिंग पास करके भी काम कर सकते हैं, एक में 2 स्ट्रिंग करके पास कर सकते हैं। देखो इमेज कुड नॉट लोडेड। अब क्या होगा कि अल्ट क्या करता है, वहां पे अल्टरनेट टेक्स्ट दिखा देता है, अगर इमेज लोड होगा तो इमेज दिखाएगा, नहीं होगा तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट दिखा देगा, तो वहां अल्ट में ये वाला सेकंड वाला पैरामीटर का वैल्यू चला जाएगा। अरे इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी इसको ओवरलोड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, विड्थ हाइट देने का भी ऑप्शन दे दे, किसका दे दे, विड्थ हाइट। तो आपको क्या करना है, एक बार और इसको ओवरलोड करना है, और इसमें और 2 पैरामीटर पास कर देंगे, स्ट्रिंग विड्थ और स्ट्रिंग। अब बोलोगे सर स्ट्रिंग विड्थ में तो नंबर देंगे, लेकिन वहां पे क्योंकि हम PX वगैरह भी लिख सकते हैं ना, या अगर जो भी चीज देते हैं तो ये एक्चुअली फॉर्मेट करेगा स्ट्रिंग जैसा, इसलिए यहां पैरामीटर हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो नंबर दो, कुछ दो, यहां स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, हाइट। तो इसके हिसाब से यहां चेंज करना पड़ेगा, यहां पे भी हमको एट्रीब्यूट बढ़ाना पड़ेगा। यहां क्या देंगे, विड्थ इक्वल्स टू, तीसरा पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, विड्थ इक्वल्स टू, यहां पे 2 नंबर हो जाएगा, पढ़े थे ना, बढ़ते जाएगा, वो 0 था, 1 था, तो अगला क्या हो गया 2, और हाइट का क्या हो जाएगा 3, हाइट इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा सिंगल कोट्स में 3। ये 2 3 क्या है, फिर से बता देते हैं, ये प्लेस होल्डर है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। मतलब इसके जगह पे कोई वैल्यू आएगा, कौन सा वैल्यू आएगा, तो यहां ये जो बंद हो रहा है उसके बाद जो वैल्यू, पहला वाला 0 में जाएगा, दूसरा वाला 1 में जाएगा, तीसरा वाला जो पैरामीटर है वो कहां चला जाएगा 2 में, पहला वाला गया 0 में, ये चला जाएगा 1 में, यहां का में जो वैल्यू है वो कहां चला जाएगा 2 में, और अगला वाला जो देंगे वो कहां चला जाएगा 3 में। अब देखो हम 3 तरीके से कर सकते हैं, इमेज जब ऐड कर रहे हैं, एक बार देख लो, इसके अंदर जाते हैं, अलग अलग करते हैं। पहले ये नॉर्मल किए एक पैरामीटर के साथ, ठीक है, एक और डिव ले लेते हैं। दूसरा बार इसको करेंगे हम लोग, यहां नाम गड़बड़ कर देते ताकि हमको ऑल्ट दिखे, तो हम 2 पैरामीटर के साथ भी कर सकते हैं। यहां पे हम लोग दे देंगे लोगो, कि वहां पे अगर नहीं लोड हो पाएगा तो लोगो प्रिंट हो जाएगा। तीसरा बार हम लोग क्या करते हैं, 3 पैरामीटर देते हैं हम लोग, वहां पे लोगो भी देते हैं, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, विड्थ हम देते हैं 100 पिक्सल, और हाइट भी क्या देते हैं 100 पिक्सल। तो अब हम लोग विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हैं अपना इमेज लगाते समय, अब हम लोग विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हैं इमेज लगाते समय, देख लो। तो इस बार जो इमेज आएगा, एक तो नॉर्मल इमेज आएगा क्योंकि वो लोड हो गया, दूसरा नहीं आया तो अल्ट आया, तीसरा देखो साइज भी छोटा है, साइज क्या कर दिए 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल कर दिए। तो अब देखो कि इमेज टैग यूज ना करके हम लोग अपना हेल्पर का इमेज वाला यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा सारा टैग जिसके लिए तुम्हारा हेल्पर क्लास नहीं दिया गया है, उसके लिए आप अपना हेल्पर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे H1 के लिए बनाना, तुमको किसके लिए बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, यहां आइए, यहां पे क्या लिखेगा, पब्लिक स्टैटिक HTML स्ट्रिंग, बस इसको याद कर लेना है, और नाम वही दे देते जैसे रहता है, H1 दे दिए, ठीक है। और H1 में क्या होता है, सिर्फ एक टेक्स्ट ही लेके आता है ना, क्या लेके आता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लेके आता है, तो यहां स्ट्रिंग क्या कर देंगे TXT। अब यहां पे देखो ये टैग कैसे बनेगा, रिटर्न न्यू HTML स्ट्रिंग, यहां देंगे स्ट्रिंग
डॉट फॉर्मेट। और टैग में क्या होता है, यहां एट्रीब्यूट तो कुछ देना नहीं है, तो यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, यही इसी चीज को समझना। H1 और H1 बंद होता है, ये कंटेनर टैग है। ये क्या है, अभी तक जो बनाया बटन बनाए वो कंटेनर टैग नहीं था, ये कंटेनर टैग है। और इस बार एट्रीब्यूट नहीं देना, जो टीएक्सटी आएगा वो H1 के अंदर इनक्लोज हो जाना चाहिए। तो यहां पे क्या दे देंगे, 0 पोजिशन। तो H1 के अंदर यहां पे एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू किसका आएगा, जो वहां से टीएक्सटी पास किया गया है। बस देखो, इस बार क्या किए, H1 के बीच में जो टेक्स्ट रहेगा वो बीच में डाल के आएगा। तो ये जब वहां पे ब्राउजर इसको प्रोसेस करेगा तो जो भी टेक्स्ट पास किए वो H1 के साइज में दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चलो देख लेते हैं। हम लोग इसको ऊपर में यूज कर लेते हैं, @myhelper.h1, और यहां पे एक टेक्स्ट देना है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टम हेल्पर। आया H1 जैसा, हम तो H1 का कोड नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी H1 जैसा काम कर रहा है। तो H1 कौन जनरेट किया, देखो व्यू सोर्स में जाओ, व्यू पेज सोर्स में अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर में H1 कहीं होगा ना, हाँ, याद देखो क्या आया है, H1 स्टार्ट H1 क्लोज, जो हम लोग लिखे हैं, जो टीएक्सटी दिए थे वो कहां आ गया, 0 पोजिशन के जगह पे आ गया ना। तो कस्टम हेल्पर का मतलब यही होता है कि अगर आपको कोई भी ऐसा टैग जो आपको बार बार लिखना पड़ता है HTML का, आप अगर चाहते हो उसको शॉर्टकट बना देना, ऐसा देखो बटन की जगह हम इसको बना दिए, तो कोई भी हेल्पर क्लास बिना HTML का कोड लिखे, आप C# का कोड से क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा HTML का कोड बना दे रहे हैं, चाहे इमेज ऐड कर दे रहे हैं, बटन बना दे रहे हैं, बाकी जो बना बनाया है, जैसे बना बनाया कौन सा है, बना बनाया तो हम लोग यूज करते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो @ ये क्या है, मेरा स्टैंडर्ड है, HTML डॉट, मान लो तुमको टेक्स्ट बॉक्स चेकबॉक्स क्या बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, यार टेक्स्ट बॉक्स तो हम लोग दे ही देते हैं, देखो ये तो टेक्स्ट बॉक्स बना ही देगा हमारा। अच्छा, ये जब भी होगा इसके अंदर तुमको कुछ स्ट्रिंग देना पड़ेगा, जो इसका नाम होगा, यहाँ जो पहला होता है क्या होता है, नेम होता है, जैसे मान लो टेक्स्ट बॉक्स का nm दे दिए। चलो देखो, ये तो बना बनाया है, टेक्स्ट बॉक्स रेडियो बटन जो पहले बताए हुए हैं, तो जो बना बनाया है वो तो तुम्हारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड हेल्पर हो गया, और जो हम लोग अपना बना के यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, कस्टम हेल्पर हो गया। देखो आ गया टेक्स्ट बॉक्स, ये तो बना बनाया वाला आ रहा है, तो खैर बना बनाया वाला नहीं, हम लोग कस्टम हेल्पर पढ़ रहे थे। तो इस तरह से देखो हम लोग अपना कस्टम हेल्पर बना लिए, जो कि बटन का काम कर रहा है, इमेज का काम कर रहा है, और जो बना बनाया उसको तो यूज कर ही सकते थे। इसके लिए क्या करना पड़ा, डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास ले लिए हम लोग, और उसी क्लास को यूज कर रहे हैं, उसके फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। बस ये ध्यान रखना पड़ता है, कस्टम हेल्पर जब बनाते हैं तो एक क्लास बनेगा, क्लास को भी स्टैटिक कर दो, फंक्शन को भी स्टैटिक कर दो, रिटर्न टाइप HTML स्ट्रिंग होगा, बाकी वहां से फंक्शन को कॉल कराते समय कितना वैल्यू पास करना, उतना पैरामीटर करना, और ये चीज को समझना पड़ेगा कि हमको टैग जनरेट कराना है तो उसमें क्या क्या चीज हमको डालना नहीं डालना। और एक ही टैग का, एक ही हेल्पर का मल्टीपल फॉर्म भी बना सकते हैं अलग अलग पैरामीटर के साथ, जैसे इमेज का हम यहाँ 3 बना दिए, एक पैरामीटर के साथ, 2 पैरामीटर और 4 पैरामीटर के साथ। तो यूजर का तो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो साइज है वही रहने दो, हमको अल्टरनेट नहीं देना तो 1 पैरामीटर पास करेंगे, जो साइज है वही रहने दो लेकिन हम अल्टरनेट भी देना चाहते हैं तो 2 पैरामीटर के साथ करेंगे, नहीं हम सोर्स भी बताना चाहते हैं, अल्टरनेट भी बताना चाहते हैं, विड्थ हाइट भी बताना चाहते हैं, तो तुमको 4 के लिए बना दिए। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, जो पॉलीमॉर्फिज्म का बात है, देखो फंक्शन ओवरलोड कर दिया, हमारा काम हो गया। एक बार इसको हम स्क्रॉल कर दे रहे, देख लो कैसे कैसे क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ये मेरा हेल्पर क्लास का कोड हो गया, और जहां यूज किए हैं वहां पे हम लोग इसको क्या किया, अच्छा इसको हटा के भी देखते हैं, इसको हटा देने पे भी ये काम करेगा। क्यों काम करेगा, देखो इसको हटा देने पे इसलिए काम करेगा, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली कहां रखे हम लोग, डायरेक्टली रख दिए प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली रख देते हैं तो उसको डायरेक्टली भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली माई हेल्पर करके भी कर सकते हैं। वही अगर किसी फोल्डर के अंदर रहता तब उसको इंपोर्ट करना पड़ता है।
इस तरह से हम लोग अपना कस्टम हेल्पर बना के यूज कर सकते हैं ASP.NET।